हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वर्क एनर्जी और पावर। ठीक है, वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर है हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर में जैसे लिखा है यहाँ पे, पहले हम लोग वर्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के नाम से ही बिल्कुल अंदर जो है वो एनर्जी सी आ जा रही है पढ़ने के लिए। ठीक है, कि आज हम लोग एक बढ़िया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले वर्क क्या होता है। ठीक है, वर्क को डिफाइन किया जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए एक इस तरीके से सरफेस है, कोई स्मूथ सरफेस है, मान लीजिए इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, और इस ब्लॉक पे मान लीजिए कोई ये मैन है, ये फोर्स लगा रहा है। मान लीजिए फोर्स लगा रहा है 20 न्यूटन। 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और इस फोर्स की वजह से ये ब्लॉक थोड़ी देर बाद कहाँ पे आ गया। मान लीजिए ये ब्लॉक फिर यहाँ पे आ गया, थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, यहाँ पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, और इसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, दोनों के बीच में डिस्टेंस देखिए, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट क्या है सर, ये ऐसे मान लीजिए ये 10 मीटर है, सपोज 10 मीटर है। तो आप देखेंगे अगर ये मैन 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और इस 20 न्यूटन के फोर्स की वजह से ये ब्लॉक आपका 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट इसने कवर की, तो ये 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, इसकी वजह से जो वर्क डन होगा, ठीक है, वर्क डन आप निकाल लेंगे। वर्क डन बहुत ही सिंपल है, इसे 20 इंटू 10 कर देंगे, मतलब जो फोर्स है उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पे 200 और वर्क यूनिट क्या हो जाएगी जूल। ठीक है, 200 जूल। अब यहाँ पे एक बात जो आपको समझना है, देखिए आपने न्यूटन के थर्ड लॉ से पढ़ा है। ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि ये मैन जितना ब्लॉक फोर्स लगाएगा, अगर ये 20 न्यूटन का फोर्स ब्लॉक पे लगाता है तो ब्लॉक भी मैन पे कितना फोर्स लगाएगा, ब्लॉक भी मैन पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो फोर्स मैन लगा रहा है ये वाला फोर्स, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स जो इस ब्लॉक के लिए है, उसने वर्क डन कितना किया 200 जूल। 200 जूल उसने वर्क डन किया। मतलब ऐसे समझ सकते हैं आप कि बेसिकली मैन के पास जो एनर्जी थी, ठीक है, वो उसने अपनी एनर्जी किसको दे दी, ऐसे समझिए कि ब्लॉक को उसने अपनी एनर्जी दे दी। कैसे दिया उसने अपनी एनर्जी, ठीक है, कि ब्लॉक पे फोर्स लगाया और उस फोर्स की वजह से क्या किया, ब्लॉक ने ये डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की, 10 मीटर की डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की। तो बेसिकली ये जो मैन है ये अपनी एनर्जी किसमें ट्रांसफर कर दिया, इसमें अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी ब्लॉक में। कितनी एनर्जी दे दिया मैन की, मैन ने कितनी एनर्जी दी 200 जूल एनर्जी अपनी इसको दे दी। अगर आप निकालेंगे वर्क डन बाय जो फोर्स ब्लॉक मैन पे लगा रहा है, अगर उस फोर्स की वजह से आप वर्क डन निकालेंगे तो आपको पता है ये फोर्स मैन पे किधर लगेगी, इधर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है डिस्प्लेसमेंट इधर है 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, और फोर्स किधर लगा रहे हैं आप, फोर्स इधर लग रहा है मैन पे। ठीक है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल होगा, 180 डिग्री का एंगल होगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा। तो यहाँ पे जो वर्क डन आएगा, मान लीजिए W1 इसको ले लिया, अगर W2 निकाला तो W2 जो आ जाएगा आपका, वो कैसे करेंगे आप। ठीक है, अगर एक फोर्स को ऐसे समझ सकते हैं कि हमने क्या किया था, ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स का वर्क डन का फॉर्मूला है वो क्या है, Fs cos थीटा। ठीक है, अगर थीटा एंगल पे लग रहा होता, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में लग रहे थे तो हमने ऐसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया था। लेकिन जो फॉर्मूला है, ठीक है, वर्क डन का, उसको कैसे लिखते हैं, Fs cos थीटा। F क्या है फोर्स और S क्या है, S है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, और cos थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे देखेंगे आप फोर्स ये हो गया मैग्नीट्यूड 20 इंटू एस,
एस का मैग्नीट्यूड कितना है, इसमें भी 10 ही है, लेकिन अब cos थीटा कितना है, cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री से आप निकालोगे तो cos 180 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी -1, यहाँ पे आ जाएगा -200। अब यहाँ पे एक बात समझ लो बेटा, जिस फोर्स की वजह से वर्क डन देखो पॉजिटिव आया है, जो मैन फोर्स लगा रहा था इस ब्लॉक पे, इस फोर्स की वजह से वर्क डन कैसा आया है, पॉजिटिव आया है। इसका मतलब कि ये फोर्स जो है, जो लगा रहा है, जो भी एक्सटर्नल एजेंट है, यहाँ पे मैन है, ठीक है, वो अपनी एनर्जी किसको दे रहा है, ब्लॉक को दे रहा है, दूसरे को दे रहा है, ठीक है। और जो ब्लॉक इस पे फोर्स लगा रहा है, ब्लॉक भी तो इस पे फोर्स लगाएगा मैन पे, उस फोर्स की वजह से आप अगर वर्क डन निकालोगे तो देखो -200 जूल। इस फोर्स की वजह से जो वर्क डन आया वो आया -200 जूल। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ब्लॉक ने बेसिकली किसी से एनर्जी ली है, दूसरे से एनर्जी। तो किससे ली है एनर्जी, एक्सटर्नल एजेंट मैन से ली है, ठीक है। तो ये आप समझ जाइए, ठीक है। तो वर्क डन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क डन को अगर डिफाइन करना हो बहुत ही आसान है सर, वर्क डन को डिफाइन करना हो। अब वर्क जरूरी नहीं है कि वर्क डन निकालते टाइम पे हमेशा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो सकता है कि उनके बीच में एंगल हो कुछ, जैसे ये मान लीजिए ब्लॉक है, ठीक है, और इस पर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, एफ लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, और इस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है, इसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो मान लीजिए तो इसका डिस्प्लेसमेंट एस है। आप सर कैसे निकालेंगे फोर्स, ठीक है, सॉरी आप कैसे निकालेंगे वर्क डन। वर्क डन निकालने का तरीका ये है कि वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू एस कॉस थीटा, ठीक है। मतलब ऐसे समझिए कि फोर्स एक वेक्टर है, ठीक है, तो फोर्स वेक्टर को या तो क्या करिए आप इस इधर जो है रिजॉल्व कर लीजिए, मान लीजिए एंगल कितना है, थीटा है, तो अगर फोर्स को रिजॉल्व करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा ये एफ कॉस थीटा, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा इंटू एस, ठीक है। फोर्स को भी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया एफ कॉस थीटा इंटू जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, एस कर लीजिए। या उसका अपोजिट भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, उसको रिजॉल्व कर लीजिए किधर, उसको रिजॉल्व कर लीजिए आप फोर्स के डायरेक्शन में, ठीक है। फोर्स डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट एस कॉस थीटा, अगर ये एस है तो इस इधर कितना आ जाएगा एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा इंटू एस, ठीक है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आपने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट आपको बता चुके हैं, एफ डॉट एस, ए डॉट बी, अगर ए और बी दो वेक्टर होते थे तो उनके बीच में उसका स्केलर प्रोडक्ट क्या होता था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक है। और ए और बी दोनों वेक्टर होते थे, लेकिन उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होता था वो वेक्टर नहीं होता था, इसलिए तो उसको स्केलर बोलते थे हम लोग, ठीक है। तो एफ डॉट एस यहाँ पे जो आपने लिया एफ डॉट एस, एफ डॉट एस में बेसिकली क्या आ जाएगा एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एस कॉस थीटा। तो वर्क डन का ये फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिए पहले। अब हम बात करते हैं कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कोई ब्लॉक है, ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, इसमें मान लीजिए कोई ब्लॉक है जो v वेलोसिटी से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। अब इसको रोकने के लिए आपने क्या किया, इसको रोकने के लिए, ठीक है, आपने इधर से एक फोर्स लगाया, ठीक है, इसको रोकने के लिए आपने इधर से एक फोर्स लगाया। ये फोर्स की वजह से क्या होगी, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी, रिटार्डेशन होगा इसमें। तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि ये ब्लॉक मान लीजिए यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट इसकी जो है, डिस्प्लेसमेंट इसकी कितनी हो जाएगी, ठीक है, एस हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट एस हो जाएगी। और फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स इधर की तरफ लग रहा है सर, फोर्स की डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो वर्क डन होगा वो कैसा आ जाएगा आपका, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो W इक्वल टू फॉर्मूला है Fs cos थीटा। ठीक है, इसमें अगर थीटा आपका 90 से लेकर के 180 तक होगा, ठीक है, 90 से ग्रेटर देन हो और 180 से 90 के इक्वल हो, ठीक है, तो उस केस में cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो अगर थीटा आपका ग्रेटर देन 90 है और इक्वल टू 180 डिग्री है, तो उस केस में जो आपका वर्क डन बाय फोर्स होगा वो कैसा आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। ठीक है, या समझ लो। ठीक है, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल ऑब्टूस एंगल हो, ऑब्टूस एंगल तो सभी लोग समझते हैं ना, 90 से ज़्यादा और 180 से कम, उस केस में उस फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो आपका नेगेटिव होगा। पॉजिटिव के लिए क्या जरूरी है, पॉजिटिव के लिए अगर एक्यूट एंगल हो, एक्यूट एंगल हो 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, ठीक है, तो उस केस में आपका जो वर्क डन होगा फोर्स की वजह से वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए दोनों के लिए मैंने आपको केसेस बता दिए, कब पॉजिटिव होता है और कब वर्क डन नेगेटिव होता है। पॉजिटिव वर्क का मतलब है कि थीटा 0 के इक्वल हो, ठीक है, या 90 से लेस हो, और नेगेटिव में क्या है 180 के इक्वल हो। मतलब पॉजिटिव के लिए अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए पॉजिटिव वर्क डन के लिए, पॉजिटिव वर्क के लिए, ठीक है, थीटा जो है वो आपका 0 के इक्वल होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए, और 90 से जो है आपका छोटा होना चाहिए। और नेगेटिव वर्क डन के लिए अगर नेगेटिव चाहिए आपको W, नेगेटिव चाहिए तो उसके लिए नेगेटिव W के लिए क्या करेंगे आप, ठीक है, थीटा जो है आपका वो 90 से बड़ा होना चाहिए, थीटा 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। अगर थीटा 180 डिग्री से लेस हो या इक्वल हो और 90 डिग्री के बीच में हो तो उसके में जो वर्क डन होगा वो आपका कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सर जीरो वर्क कब कब हो सकता है, जीरो वर्क कैसे हो सकता है बताइए। जीरो वर्क की क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, चलो भाई जीरो वर्क कर लीजिए सिचुएशन। जीरो वर्क कब कब हो सकता है, जीरो वर्क में आप देखिए वर्क का फॉर्मूला क्या है, Fs cos थीटा। ठीक है, तीन टर्म्स है बेसिकली, इसे पकड़ लो तीनों टर्म्स को। F 0 हो जाए तब भी वर्क 0 हो सकता है, S 0 हो जाए तब भी 0 हो सकता है, और cos थीटा अगर तीन तरीके से 0 हो जाए तो उस केस में भी वर्क 0 हो सकता है। लेकिन दो एग्जाम्पल सभी का देख लेंगे। ठीक है, पहले इसका cos थीटा का लेते हैं। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो सर cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो उस केस में वर्क डन कैसा आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर थीटा 90 डिग्री हो तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, चलो इसको करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कोई पुली है, ठीक है, एक पुली है, वो अपने ऊपर एक बॉक्स उठाया हुआ है, जो ग्रेविटी वर्क करेगी। मान लीजिए पुली ने स्टेशन से स्टेशन के एक एंड से दूसरे एंड तक गया, तो इसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुई कितनी होगी, S। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसे लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कितना एंगल, 90 डिग्री एंगल है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन होगा, ठीक है, वो इस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो cos 90 बहुत सारे सिचुएशन में, ठीक है। दूसरा है कि जैसे मान लीजिए अगर हम सन को कंसीडर करें और प्लैनेट्स के जो मोशन है उसको बिल्कुल सर्कुलर अगर कंसीडर कर लें, मान लीजिए प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, तो आपको पता है कि ये सर्कल में क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो अगर यहाँ पे वर्क डन देखा जाए सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, तो सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर लिया जाए तो डिस्प्लेसमेंट मान लो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हमने लिया, तो डिस्प्लेसमेंट और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, इस बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा
ठीक है, वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो 0 हो जाएगा। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कोई वर्क यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वर्क क्या है यहाँ पे 0। और ये बात समझ में, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 होगा, उन केसेस में वर्क आपका 0 होगा। और दूसरी सिचुएशन देखते हैं स्टूडेंट्स कि सर S 0 हो जाए। अब जैसे मान लो ये वॉल है, इसका मास हम इनफाइनाइट मान सकते हैं, बहुत ज़्यादा मास है। ठीक है, अब इस वॉल को हम धक्का दे रहे हैं, चाहे इतना फोर्स लगाएं इस पर, ठीक है, इस वॉल पे, ठीक है, लेकिन इसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही। तो मान लो सपोज मैंने 200 न्यूटन का फोर्स लगाया इस वॉल के ऊपर, तो अगर मैं 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ तो ये वॉल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही इस वॉल की फिर भी। ठीक है, तो इसका मतलब मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ अगर उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट 0 है तो उस फोर्स की वजह से वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि आप ये बताइए कि मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ वॉल पे 200 न्यूटन, वो तो वर्क नहीं कर रही है, लेकिन वॉल मेरे ऊपर भी तो फोर्स लगा रही होगी 200 न्यूटन का, उसकी वजह से वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि मेरा भी तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, मेरे ऊपर जो वॉल फोर्स लगा रही है मेरा भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब कि वॉल जो मेरे ऊपर फोर्स लगा रही है, एक्शन रिएक्शन वाला फोर्स, ठीक है, रिएक्शन वाला फोर्स, ठीक है, उसकी वजह से भी कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर कहीं पे आप फोर्स लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट ना हो रही हो तो उस, ठीक है, फोर्स की वजह से भी वर्क डन कैसा हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है फोर्स 0। फोर्स कब 0 होता है? कोई सिचुएशन ऐसी बताइए कि जब फोर्स 0 हो। फ्री स्पेस में चले जाइए स्टूडेंट्स, फ्री स्पेस में कोई फोर्स नहीं लगता है, फ्री स्पेस में चले जाएंगे तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह भी नहीं लगता, ठीक है, और कोई भी फोर्स नहीं लगता। ठीक है, तो वहाँ पे F बेसिकली क्या है आपका, F आपका वहाँ पे 0 है। ठीक है, तो फ्री स्पेस में देखेंगे कि आप F 0 है। ठीक है, तो वर्क डन भी क्या होगा वहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया? ठीक है, इसको नोट कर लो बेटा। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग एक एग्जांपल ले लेंगे जिसमें कांस्टेंट फोर्स, मतलब अभी हम फोर्स को क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स मान रहे हैं, और उसकी वजह से वर्क डन निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें थोड़ा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिए हों तो उसका स्केलर प्रोडक्ट कैसे लेते हैं ये मैं बता चुका हूँ। दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल में दूसरी वीडियो है स्केलर प्रोडक्ट की, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, उसको देख लीजिए। और यहाँ पे मैं उसको दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कांस्टेंट फोर्स सर कैसे लिखते हैं, मान लीजिए F कोई फोर्स है, ठीक है, F एक फोर्स है 5I + 2J - 3K, 5I + 2J - 3K, ये एक फोर्स है। ठीक है, और कोई ब्लॉक था मान लीजिए पहले, इस पे ये फोर्स लग रही है और उस ब्लॉक की क्या दी गई है, इनिशियल पोजीशन दी गई है। इनिशियल पोजीशन क्या है उसकी, ठीक है, इनिशियल पोजीशन उसकी, इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन उसकी पोजीशन आप नोट कर सकते हैं। उसका इनिशियल पोजीशन है 2I + 3J + 5K। ठीक है, और ये फोर्स लगने की वजह से, ठीक है, ये डिस्प्लेस कर गया, और डिस्प्लेस करके इसकी फाइनल पोजीशन, मान लीजिए ये R1 था पोजीशन वेक्टर, और इसकी फाइनल पोजीशन जो है वो कितनी है, मान लो 5I + 4J + 9K।
ये हो गई, ठीक है। तो आपको बताना है कि इस फोर्स की वजह से इस फोर्स की वजह से वर्क डन कितना होगा। तो ये फोर्स इस ब्लॉक पे लगाया गया और इस फोर्स ने इस ब्लॉक को R1 पोजीशन से R2 पोजीशन तक डिस्प्लेस कर दिया। तो आपको बताना है कि वर्क डन कितना होगा। वर्क डन निकालने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स, वर्क डन इक्वल्स टू आप लिखेंगे यहाँ पे F डॉट S। अब S क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। तो S निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले S निकालना आपको सिखाता हूँ। अगर फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दिया हो तो S वेक्टर कैसे निकालते हैं बेटा, S वेक्टर निकालते हैं R2 माइनस R1, इस तरीके से हम लोग करते हैं R2 माइनस R1। x कंपोनेंट से x कंपोनेंट को माइनस कर दोगे, y से y को और z से z को। फिर लिखोगे, देखिए यहाँ पे लिखोगे आप 5i माइनस 2i, ठीक है, एक ब्रैकेट में प्लस, ठीक है, इधर हो जाएगा 4j माइनस 3j, ठीक है, तो 4j माइनस 3j, ठीक है, प्लस, ठीक है, 9k माइनस 5k, 9k माइनस 5k। देखो R2 से R1 वालों को माइनस करना, अगर नेगेटिव साइन होती है तो यहाँ पे माइनस 9 ले लेते बस। इसकी भी कोई साइन होती है तो बीच में पहले माइनस लगाना, क्योंकि माइनस कर रहे हो आप। फिर इसकी जो साइन है, अगर -5 होता तो माइनस लिखने के बाद फिर से हम -5 लिखते हैं, ठीक है। इससे इसको माइनस कर देना है, x कंपोनेंट को x कंपोनेंट से माइनस कर लो, y को y से और z को z से माइनस कर लो। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा 5 माइनस 2 3i आ जाएगा, 3i प्लस 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, j आ जाएगा, ठीक है। और 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 4k हो जाएगा, 4k, 3i प्लस j प्लस 4k आ जाएगा, 3i प्लस j प्लस 4k, ये इस तरीके से आपका हो जाएगा 3i प्लस j प्लस 4k s इक्वल्स टू 3i प्लस j प्लस 4k। अब आप यहाँ पे निकालेंगे f डॉट s, f डॉट s, f डॉट s निकालेंगे बेटा, देखिए कैसे निकालेंगे। f लिखिए पहले वेक्टर फॉर्म में, 5i प्लस 2j, ठीक है, माइनस 3k, ठीक है, डॉट लिखेंगे और फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखेंगे 3i प्लस j प्लस 4k। तो इसमें मैंने बताया था बेटा कि जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर का तो इसमें भी x कंपोनेंट को x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करो साइन के साथ में, y को y से और z को z से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, ठीक है, माइनस 3 इंटू 4, कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 माइनस 12, ठीक है। फाइनली कितना आ जाएगा 15 प्लस 2, 15 प्लस 2 17 माइनस 12, तो 15 प्लस 2 17, 17 माइनस 12 कितना हो जाएगा आपका 5 जूल। वर्क डन कितना आ गया आपका 5 जूल आ गया, वर्क डन इसका आ गया 5 जूल, ठीक है। तो ये देखिए वर्क डन आपका, वर्क डन आपने करके दिया, वर्क डन आया आपका 5, ठीक है। तो बेटा ये जो जैसे ये फोर्सेस लिखी है ना, कांस्टेंट फोर्सेस है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं इस फोर्स का, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड ऐसे निकालना चाहो तो क्या कर सकते हो, fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर प्लस fz स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ f। तो मैग्नीट्यूड f का आ जाएगा आपका कितना आएगा बेटा 5 2 3 है ना, तो जाएगा 25 प्लस 4 प्लस 9, 9 4 13, 13 और 25 38, रूट 38 न्यूटन, ये आ जाएगा। मतलब ये फोर्स बेसिकली कितनी है, रूट 38 न्यूटन है, ठीक है। आ रही बात समझ में, ये कांस्टेंट फोर्स है, किसी भी x या y या इस तरीके से किसी वेरिएबल पर डिपेंड नहीं, या टाइम पे नहीं डिपेंड कर रही है, ठीक है। ये कांस्टेंट फोर्स है। तो कांस्टेंट फोर्स की वजह से अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो वर्क डन कैसे निकालेंगे। पहले जो मैंने दिया था ना कि आपको फोर्स दे दिया था 20 न्यूटन लग रहा था और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट दे दिया था 10 न्यूटन, तो उसमें वेक्टर फॉर्म में नहीं था, कंपोनेंट फॉर्म में, उसमें मैंने डायरेक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड दे दिया था, ठीक है। कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है 20 न्यूटन है, और बताओ अगर वो 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट है उसकी, तो वर्क डन कितना हुआ उस फोर्स की वजह से। तो आपने क्या किया था 20 इंटू 10 कर दिया था। जरूरी नहीं कि हमेशा डायरेक्टली आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया, हो सकता है कि वेक्टर जो है वो कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो, मतलब उसका मैग्नीट्यूड का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट करके लिखा गया हो, ठीक है। और फिर जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसका भी x, y और z में पोजीशन वेक्टर दिया हो। तो फिर आप कांस्टेंट फोर्स की वजह से वर्क डन कैसे निकालेंगे, उसका तरीका मैंने आपको सिखा दिया कि कांस्टेंट फोर्स की वजह से वर्क डन ऐसे निकाला जाता है। स्टूडेंट्स कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।